हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा विरचित मानसरोवर खंड के तृतीय भाग की हिंदी व्याख्या बताने जा रहा हूं मित्रों। इसके पूर्व मैंने आपको प्रथम और द्वितीय भाग की हिंदी व्याख्या बता चुका हूं। आज मैं आपको तृतीय भाग की हिंदी व्याख्या बताएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सभी यूनिवर्सिटियों में तृतीय भाग की व्याख्या कंटिन्यूसली पूछी जा रही है। तो ये जो आपकी तृतीय भाग की व्याख्या होगी मित्रों, इसमें आपको पद्मावती के विषय में समझना है कि पद्मावती अपनी सखियों के साथ में जल क्रीड़ा करते हुए स्नान कर रही है, जल में क्रीड़ा कर रही है। वो उसके दृश्य को यहाँ पर जायसी जी ने खींचा है कि किस तरह से वो जल क्रीड़ा करती है और किस तरह से वो अपनी सहेलियों के साथ में स्नान करती हुई क्या क्या प्रतिक्रियाएं कर रही है आपस में। तो ये सारी चीज़ें आपको इस पद में मिलेंगी, जिसको कि मैं व्याख्या के रूप में आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, तथा हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने मित्रों के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, जिससे कि हर स्टूडेंट के पास हमारा ये वीडियो पहुंच पावे और उससे वो लाभ उठा पावे। तो हम देखेंगे मित्रों, ये जो प्रथम पंक्ति है इसमें जल क्रीड़ा के विषय में ही बताया जा रहा है। तो इसमें देखेंगे, धरी तीर सब छीपक सारी, सरवर मह पैठी सब बारी, पाए नीर जानु सब बेली, हुलसहि करहि काम कै केली। बहुत ही सरल ढंग से आप इसको समझेंगे कि धरी तीर सब छीपक सारी। छीपक का मतलब होता है मित्रों, छीपक का मतलब होता है छपी हुई, और साड़ी का मतलब आप जानते ही हैं, साड़ी। तो छपी हुई जो साड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सभी सहेलियों में ने स्नान करने के लिए कैसी साड़ियाँ पहनी हुई थी। छपी हुई साड़ियों को क्या किया, जो कि पहने हुई थी, धरी, धरी का मतलब होता है उतार दिया। तो जो सखियाँ छपी हुई साड़ियों को पहने हुई थी अपने अंग में, उन्होंने क्या किया, उन साड़ियों को क्या किया, उतार दिया। धरी तीर, कहाँ पर उतार कर रखा, उस सरोवर के किनारे तट पर रख दिया मित्रों। धरी तीर सब छीपक सारी, छीपक सारी अर्थात वो छपी हुई साड़ियों को उन्होंने उतार करके सरोवर के किनारे पर रख दिया है मित्रों। आगे देखेंगे, सरोवर मह पैठी सब बारी, और उसके पश्चात वो क्या कर रही हैं, स्नान करने के लिए सरोवर में प्रविष्ट हुई। सरोवर मह पैठी, पैठी का मतलब होता है प्रविष्ट करना, आगे बढ़ जाना। तो सरोवर मह पैठी सब बारी, सभी सहेलियां जो है सरोवर में स्नान करने के लिए आगे बढ़ जाती हैं, उसमें प्रविष्ट हुई अर्थात उस सरोवर में प्रविष्ट हो जाती हैं मित्रों। आगे देखेंगे, पाए नीर जान सब बेली, अर्थात जल का स्पर्श पा करके जिस प्रकार पाए नीर जान सब बेली, बेली का मतलब होता है लताएं। तो यहाँ पर देखेंगे मित्रों कि जल का स्पर्श पाकर जिस प्रकार लताएं लहराने लगती हैं, उसी प्रकार सभी सहेलियां हर्षित हो गईं। ध्यान देंगे, पाए नीर जान सब बेली, जैसे कि जल को पा करके जो बेल होती है, जो लता होती है, वो क्या होती है, लहराने लगती है। उसी प्रकार से पाए नीर, सभी सखियों ने क्या किया, जब जल में वो प्रविष्ट हुई तो प्रसन्नता से भर गईं, पूरी तरह से वो हर्षित हो गईं। आगे देखेंगे, हुलसहि करहि काम कै केली, वो हर्षित हो जाती हैं और इच्छा अनुसार क्रीड़ा करने लगती हैं। अर्थात हुलसहि करहि काम कै केली, काम कै केली का मतलब यहाँ पर मतलब वो पूरी तरह से प्रसन्नता के साथ में क्रीड़ा को करने लगती हैं। एक सहेली दूसरे के साथ क्रीड़ा करने लगती है, इस भाव को यहाँ पर प्रकट किया गया है मित्रों। आगे देखेंगे तो ध्यान देंगे मित्रों, नवल नवल बसंत संवारी करी, ऐसा लग रहा था कि बसंत का ऋतु छा गया था। पूरी तरह से उनके जो कीड़ाएं थीं, उस कीड़ाओं को देख करके पूरी सहेलियां हर्षित हो गईं, प्रसन्नता के साथ उभर गईं और इच्छा अनुसार वो अपने कीड़ा को करने लगे। नवल बसंत संवारी करी, होई परगट जानहु रस भरी, ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से वो बसंत के ऋतु में अपने आप को प्रविष्ट की हैं और उस खेल में वो अपने आप को सबसे आगे बढ़ा रही हैं। करिल केस बिसहर बिस भरे, ध्यान देंगे इस लाइन पर मित्रों, उनके जो काले केस हैं, करिल केस का मतलब काले जो केस हैं, बाल हैं,
विषहर विष भरे, ऐसा लग रहा था कि उनके काले केस तीव्र विष वाले सर्पों के समान लहरा रहे हैं। करिल केस विषहर विष भरे, वो जो विष से भरे हुए काले सर्प के समान उनके जो केस हैं वो लहरा रहे हैं। लहरहि लेहि कमल मुख धरे, और ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो विषधर जो कमल के ऊपर फन रख कर लहरे ले रहे हैं, अर्थात विषधारी जो सर्प हैं वो कमल के ऊपर, कमल मुख का मतलब कमल के ऊपर मुख रख करके वो क्या ले रहे हैं, लहर को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा दृश्य यहाँ पर बन रहा है मित्रों कि जैसे विषधर सर्प जो है कमल के ऊपर अपने सिर को रख करके और जो है लहर को प्राप्त कर रहा हो, ले रहा हो, उसी प्रकार उन सखियों के केस को देख करके ऐसा प्रतीत होता था कि मानो विषधर कमल के ऊपर फन रखकर लहरें ले रहे हों। ये भाव यहाँ पर मिल रहा है। आगे देखेंगे मित्रों, उठी कोप जनु दारियों दाखा, सभी सखियां नवीन कलियों के समान रस से भरी हुई थी। अब इस लाइन को आप ऊपर से देखेंगे, ये जो लाइन है मित्रों कि नवल बसंत समारी करी होई प्रगट जानो रस भरी, जो सखियां थीं, जो सभी सखियां थीं, वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो नवीन कलियों के समान रस से भरी हुई थीं, उनके अंदर रस के संचार नवीन कलियों की तरह हो रहा था। ये इस लाइन को आप यहाँ पर समझेंगे। इसके पश्चात करिल केस विषहर विष भरे, लहरें लें कमल मुख धरे, ऐसा लग रहा था कि जैसे कमल के ऊपर मुख रख कर के विषधारी सर्प जो है लहरें ले रहा हो, इस प्रकार से भाव यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं। आगे देखेंगे मित्रों, उठी कोप जन दारू दाखा, जिस प्रकार, तो यहाँ पर भाव ये निकल रहा है मित्रों कि जिस प्रकार जो बसंत ऋतु होती है वो कलियों को रस पराग से भर देती है, उसी प्रकार नव यौवन ने उनके शरीर को भी रसपूर्ण कर दिया था। ऐसा लग रहा था जो नव यौवन था उनका वो पूरी तरह से रसपूर्ण कर दिया था जब वो सरोवर में प्रविष्ट हुई थी। आगे देखेंगे मित्रों, उठी कोप जन दारू दाखा, भई ओनंत प्रेम कै शाखा, यानी यौवन ने उनके तन को आभावान बना दिया था। कैसा बना दिया था, एक कांतिमान बना दिया था यौवन, क्योंकि युवावस्था ने उनके सुंदरता को और आगे बढ़ा दिया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा प्रतीत होता था मानो अनार। देखेंगे मित्रों, उठी कोप जन दारू दाखा, देखेंगे मित्रों, उठी कोप जन दारू दाखा, भई ओनंत प्रेम कै शाखा, यानी कि प्रेम रूपी शाखा उनकी जो सखियां हैं, ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो जो है एक प्रेम की शाखा, अर्थात जैसे जो बेल होती है, बेल की तरह जो है अंगूर के बेल और अनार की लताएं, तो ऐसा लग रहा था कि अंगूर और अनार की जो बेल में कोपलें निकल रही हों, कल्ले निकल रहे हों। उठी कोप जन दारू दाखा, भई ओनंत प्रेम के शाखा, सरवर नहीं समाय संसारा, ऐसा लग रहा था कि उनको देखने के पश्चात, उस दृश्य को देखने के पश्चात मित्रों कि हृदय में जो प्रेम के अंकुरण हो गया था। ऐसा लग रहा था कि ऐसी सुंदर दृश्य जो थे बालाओं का स्पर्श पाकर सरोवर के आनंद की सीमा नहीं रह गई थी। सरोवर नहीं समाय संसारा, ऐसे देखने में ऐसा लग रहा था कि उस दृश्य को देख करके, उस सुंदरता को देख करके ऐसा लग रहा था कि वो सुंदरता सरोवर में समाने के योग्य नहीं है। सरोवर के आनंद की सीमा को एक सीमा ना रही, अर्थात उसके आनंद की, उसके सुंदरता की सीमा उसमें दिखाई नहीं पड़ रही है। इतनी अधिक बढ़ चढ़ करके सुंदरता वहाँ पर दिखाई पड़ रही है। चांद नहाए पैठ लई तारा, और ऐसा लग रहा था कि जैसे सरोवर वो धन्य हो गया है जिसमें चंद्रमा के समान पद्मावती और तारिकाओं के समान उनकी सखियां उदित हुई थीं। इस प्रकार से यहाँ पर दिखाया जा रहा कि चांद नहाए पैठ लई तारा, यानी कि चंद्रमा के समान पद्मावती और तारों के समान उनकी जो सखियां हैं वो उस सरोवर में उदित हुई सी दिखाई पड़ रही थीं। उनके दृश्य को इस प्रकार से यहाँ बताया गया है मित्रों। आगे देखेंगे, धन सो नीर सस तरय हुई, वो जल धन्य माना जा रहा है उस सरोवर को, जो कि संपूर्ण संसार में भी नहीं समा रहा था उसकी सुंदरता। अब कत दीठ कमल ओ कोई, और अब कमल और कुमुदनी के पुष्प कहाँ
दिखाई देते हैं, अर्थात कमल और कुमुदिनी के पुष्प की कोई यहाँ पर बात ही नहीं है मित्रों। इस दृश्य को यहाँ पर कुमुदिनी से तात्पर्य है उनकी सखियों से और कमल से तात्पर्य है पद्मावती से स्वयं। तो इस दृश्य को यहाँ पर चित्रित किया गया है। चकई बिछुरी पुकारे कहाँ मिलो हो नाह, एक चांद निस सगर माह, दिन दूसर जल माह। जो चकवा और चकोई पक्षी होते हैं मित्रों, वो चांद को हमेशा देखा करते हैं। उस सरोवर में जो है जल में पद्मावती रूपी चंद्रमा को देख करके चकवा पक्षी चकई चकई पक्षी चकई बिछुर पुकारे, वो चकवा से जब बिछुड़ जाती है तो क्या करती है, पुकारती है कि जल में उस पद्मावती रूपी चंद्रमा को देखकर भ्रमित हुई चकवी अपने प्रिय से अलग होकर के पुकारने लगती है, कहाँ मिलो हो नाह, कि तुम हमको कहाँ मिलोगे हे पतिदेव, तुम आप हमें कहाँ पर मिल पाओगे, कैसे संभव है आपका मिलना। इस बात को यहाँ पर बताया गया है। एक चांद निस सर्ग महा, एक तो चंद्रमा आकाश में है और दूसरा जो है दूसरा जलमा है, और जो दूसरा चांद दिखाई पड़ रहा है वो कहाँ दिखाई पड़ रहा है, जल में दिखाई पड़ रहा है। तो हे पतिदेव, हे मेरे प्रेमी, तुम मुझसे कहाँ बिछड़े हुए हो, कहाँ पर हो। चकवी पक्षी जो है इस प्रकार से अपनी मनोदशा को व्यक्त कर रही है। इसको यहाँ पर इस तरह से चित्रित किया गया है मित्रों। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पद था जिसको कि मैंने आपको बताया हूँ। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है जो अलंकार का प्रयोग किया गया है, इसमें आपको अलंकार के रूप में अनुप्रास अलंकार तथा रूपकात्योक्त अलंकार मिल रहे हैं, और छंद इसमें जो आपको मिल रहा है, इसमें छंद जो है मित्रों आपको, तो इसमें श्रृंगार रस की प्राप्ति हो रही है मित्रों, और भावानुकूल अवधि भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको विशेष में लिखना होगा। अब हम दूसरे पद की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है आपके लिए मित्रों। प्रायः जो है एग्जाम में ये दूसरा पद पूछा जाता है। तो इसमें देखेंगे जो दूसरा पद है, इसमें जायसी जी ने ये बताया है कि इसमें जो है पद्मावती के मानसरोदक खंड से में स्नान करने के पश्चात, यानी पद्मावती की जो सखियां हैं वो जल क्रीड़ा का यथार्थ चित्र प्रस्तुत कर रही हैं, उसी बात को इसमें भी बताया गया है। तो देखेंगे यहाँ पर, लागी केल करे मझ नीरा, पद्मावती सहित सभी सखियां उस सरोवर में प्रविष्ट करने के पश्चात जल क्रीड़ा करने लगती हैं। क्या करने लगती हैं मित्रों, जल क्रीड़ा करने लगती हैं। लागी केल करे मझ नीरा, मझ का मतलब बीच में, नीरा मतलब उस जल में, अर्थात उस सरोवर में पद्मावती के साथ जो है उनकी सखियां क्या करने लगती हैं, जल क्रीड़ा को करने लगती हैं। हंस लजाए बैठ वही तीरा, उनके इस जल क्रीड़ा को देख करके, अद्वितीय सुंदरता को देख करके हंस भी लजा जाते हैं और किनारे पर जाकर बैठ गए हैं। ये भाव यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि सरोवर में प्रायः हंस होते हैं मित्रों। तो नागमती मतलब पद्मावती और उनकी सखियों की जल क्रीड़ा को देख करके जो हंस हैं उस सरोवर के पास में, उस सरोवर में वो शर्मिंदा हो जाते हैं, लज्जित होकर के जाकर के किनारे पर बैठ जाते हैं। किनारे पर जाकर के वो बैठ गए हैं, कौन, हंस। आगे देखेंगे, पद्मावती कौतुक कहाँ राखी, सखियों ने पद्मावती को के कौतूहल को, कौतुक को देखने के लिए रख छोड़ा, यानी पद्मावती के जो कौतूहल है, जो कौतुक है, उसको कहाँ राखी, वो कहाँ उसको रख सकती हैं, उसको उन्होंने जो है देखने के लिए रख छोड़ा था। और तुम ससी हो तराइन साखी, और कहाँ कि तुम हम तारागण रूपी सखियों के बीच में चंद्रमा के समान हो। वो सखियां कहती हैं पद्मावती से कि तुम हम सखियों के तारागण के समूह में एक क्या हो, एक चंद्रमा के समान हो। कौन, पद्मावती। ये उद्बोधन कौन कर रही हैं, पद्मावती की सखियां कर रही हैं मित्रों। अतः तुम हमारे खेल की गवाह या निर्णायक बन जाओ। सभी सखियां पद्मावती से कहती हैं कि तुम हमारी इस खेल की, क्रीड़ा की, जल क्रीड़ा की क्या बन जाओ, निर्णायक बन जाओ। निर्णायक उसी को बनाया जाता है जो सर्वश्रेष्ठ होता है मित्रों। इस प्रकार वे शर्त लगाकर खेल खेलने लग जाती हैं, और शर्त ये रखी गई कि जो इस खेल में, आगे देखेंगे मित्रों, इस प्रकार से जो शर्तें रखी गई थीं वो शर्त यह थी कि बाद मेल कै खेल पसारा, हार दे जो खेलत हारा। तो ये शर्त रखी गई थी मित्रों कि जो इस खेल में पराजित हो जाए वो अपना हार दे दे। क्या शर्त रखी गई थी कि जो इस खेल में, जल क्रीड़ा में पराजित हो जाए वो अपना हार दे दे, अर्थात बाद मेल कै खेल पसारा, हार दे जो
खेलत हारा, जो खेलते हुए हार जाए इस जल कीड़ा में, वो उसके बदले में क्या दे दे, अपना हार उतार कर दे दे। इस प्रकार निश्चय करके सांवरी गोरी गोरी, आपन आपन लीन सो जोरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मित्रों देखेंगे इस प्रकार निश्चय करके सांवली सांवली के साथ में एक और गोरी गोरी के साथ में जैसी सखियां थीं, दूसरी ओर खड़ी होकर अपनी अपनी जोड़ी बनाकर खेलने लगती हैं। यानी आपन आपन लीन सो जोरी, अपनी अपनी जोड़ी को बना करके वो सखियां पर क्या करती हैं, जल कीड़ा में खेलना प्रारंभ कर देती हैं। कौन जल कीड़ा में खेलना प्रारंभ करती हैं? पद्मावती की सखियां मित्रों। इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। और शर्त क्या रखी गई थी, जो सखी या जो भी जल कीड़ा में हार जाएगी वो अपने हार को उतार कर दे देगी। आगे देखेंगे, बूझ खेल खेलहूं एक साथा। वह आपस में कहने लगती हैं कि बहुत होशियारी से इस खेल को खेलना है, कि बूझ कर तो सूझबूझ के साथ हमको इस खेल को खेलना है, अनाड़ीपन से इस खेल को जीता नहीं जा सकता है। ऐसे भाव को यहाँ पर प्रकट कर रही हैं कि बूझ खेल खेलहूं एक साथा। सभी लोग बहुत ही समझदारी के साथ इस खेल को एक साथ में सबको खेलना है। हार न होए पराए हाथा, जिससे दूसरे के हाथ अपना हार न चला जाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है मित्रों, कि हार न होए पराए हाथा, अर्थात ऐसा ना हो कि ये जो अपना हार है वो दूसरे के हाथ में चला जाए। एक भाव तो ये प्रकट हो रहा है। दूसरा भाव आप ये भी समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी क्षेत्र में हार जाते हैं, कोई भी पक्ष हमको हरा देता है, तो उस हार को हमको हार नहीं मानना चाहिए, अर्थात अपने आप को हार नहीं मानना चाहिए। हाथ अपना हार न चला जानी, हार को हम हार नहीं मानते हैं यदि हम दूसरे के द्वारा पराजित होते हैं। लेकिन यहाँ पर भाव ये स्पष्ट हो रहा है कि हम देखें कहीं हार न जाएं, जिससे हमारा हार हमसे अलग हो जाए। इस भाव को यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है। आगे देखेंगे, आजहूं खेल बहुर कित होई। आज जो ये अवसर हमको प्राप्त हुआ है, इसके बाद पुनः ये अवसर प्राप्त होने वाला नहीं है। इस बात को यहाँ बताया जा रहा है। आजहूं खेल बहुरकित हुई। बहुरकित का मतलब अब कहाँ इसका इस प्रकार से अवसर हमको प्राप्त होने वाला होगा, अर्थात नहीं मिल पाएगा। ये हमारे लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। इस भाव को यहाँ प्रकट कर रही हैं। खेल गऊं कत खेलय कोई। खेल समाप्त होने पर फिर उस खेल की को कौन खेलता है। इस खेल को जो हम खेल रहे हैं, जब खेल समाप्त हो जाएगा, हार जीत का डिसीजन हो जाएगा, हार जीत का फैसला हो जाएगा, तो उस खेल को कोई नहीं खेलता, अर्थात पुनः इस खेल को खेलना मुश्किल हो जाता है। इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है मित्रों। वस्तुतः वह खेल धन्य है जो प्रेम के साथ खेला जाए। इस लाइन में देखेंगे, धन्य सो खेल खेल सह प्रेमा। यहाँ पर देखेंगे मित्रों, वो खेल ही क्या होता है, बहुत धन्य होता है जिसमें कि प्रेम छुपा होता है। धन्य सो खेल खेल सह प्रेमा, कि ऐसा खेल जिसमें जो है प्रेम के साथ खेला जाए। इस प्रकार का खेल रउताई और कुशल खेमा, और प्रेम के साथ खेलने से ही बड़प्पन और कुशलता की प्राप्ति हो पाती है। हम अपने आप को श्रेष्ठ क्षेम करते हैं, अर्थात बड़प्पन और कुशल क्षेम है हमारा उसी में। इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आगे देखेंगे मित्रों, मोहम्मद बाजी प्रेम कै जो भावे त्यों खेल, अर्थात यहाँ पर जायसी जी स्वयं इस बात को कह रहे हैं। जायसी जी कहते हैं कि प्रेम का खेल जैसा खेल खेलना चाहिए। मोहम्मद बाजी प्रेम कै जो भावे त्यों खेल, अर्थात जायसी जी का एक कथन है मित्रों कि प्रेम का खेल जैसा खेलना चाहो वैसा खेलो, अर्थात जिस प्रकार यहाँ पर देखेंगे, तिल कूलहि के संग होय फुलेला तेल, अर्थात यहाँ पर इस बात को बताया जा रहा है कि जो तिल होता है मित्रों, तिल कूलहि के संग जो होय फुलेला तेल। तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है मित्रों। इसमें जायसी जी इस बात को कह रहे हैं कि जिस प्रकार तिल और फूल के साथ रहने से तिलों से निकला तेल सुगंधित इत्र बन जाता है, तिल कूलहि के संग, अर्थात जो तिल होता है जब वो फूल के साथ में एकत्रित करके रखा जाता है मित्रों, तो वो जो तिल का तेल होता है वो कैसा बन जाता है, सुगंधित बन जाता है।
होय फुलेला वेल, अर्थात वो पूरी तरह से उसमें सुगंध समाहित हो जाती है, इत्र समाहित हो जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक खेले गए खेल का आनंद भी अपार होता है। इसी भाव को यहाँ बताया गया है कि मोहम्मद बाजी प्रेम के जो भावे त्यों खेल, तिल कूलहि के संग जो होय फुलेला तेल। यानी जिस तरह से तिल के तेल को अगर इत्र के मतलब फूल के सदस्य फूल से युक्त होकर के रखा जाता है तो उसमें इत्र की तरह उसमें सुगंध आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो खेल है, अर्थात जो खेल हम लोग खेल रहे हैं, इस खेल में यदि हम पूरी तरह से प्रेम से युक्त होकर के इस खेल को खेलते हैं तो इस खेल के आनंद और भी बढ़ चढ़ करके प्राप्त हो पाते हैं। इसी भाव को इसमें बताया गया है मित्रों। यानी कि जायसी जी की जो भावना है, जो उन्होंने कहना चाहा है इस पद में, वो यही है कि जायसी जी एक तरह से केलि करे का मतलब कौतुक की बात बता रहे हैं। सांवरी का मतलब सांवरी और गोरी का मतलब गोरी, खेल का मतलब खेलहूँ, खेल जेलहि में अनुप्रास अलंकार का इन्होंने प्रयोग किया है मित्रों। और इस पद्यांश में जायसी ने आध्यात्मिक अर्थ की व्यंजना की अभिव्यक्ति की है। यानी कि एक आध्यात्मिक अर्थ की व्यंजना इसमें प्राप्त हो रही है। एक सांसारिक खेल, हम लोग जो भी कर रहे हैं, जो भी कर्म करते हैं वो इस संसार सागर में करते हैं मित्रों। वो हमारा कर्म जो है खेल के समान होता है, जिसमें इस खेल में प्रेम सन्निहित होना आवश्यक होता है। तो इस भाव को यहाँ पर बताया जा रहा है कि सांसारिक खेल को भी हमें कैसा खेलना चाहिए, प्रेम से युक्त होकर खेलना चाहिए। इसमें जो प्रेम के अलावा यदि हम द्वेष की भावना से कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमको आनंद प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए कुछ भी कर रहे हों, कोई भी कार्य कर रहे हों, तो उसमें हमारा जो सांसारिक जो खेल है वो भावात्मक पक्ष उसका प्रेम से ही युक्त होना चाहिए। इसी भाव को इसमें बताया गया है। तो ये पद आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो पूरी तरह से आप इसको समझ करके लिखेंगे। यदि आप पूरी वीडियो को अच्छी तरह से समझ लेंगे, देख लेंगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो मैं चाहूँगा कि यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं मित्रों, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। एक कमेंट करने वाले हमारे मित्र ने इस विषय पर कमेंट किया था कि यदि आप कंटिन्यूअसली हिंदी का वीडियो हमें दें तो मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करूंगा। तो उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि कंटिन्यूअसली हमारा वीडियो चलेगा, जो भी है हिंदी का, इंग्लिश का और संस्कृत का और अन्य विषयों का भी वीडियो हम अनवरत जो है डालते रहते हैं। तो आप पूरे ही वीडियो को देखें, सारे सिलेबस आपको हम प्राप्त कराएंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।